नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने आपको ये बताया था कि हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले चेक कर लीजिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप हमारे स्टॉक एनालिसिस नाम से प्लेलिस्ट है उसमें सभी डिटेल्स दिए गए हैं स्टॉक्स के रिगार्डिंग एंड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग। उस वीडियो में हमने डिटेल में मेंशन किया है कि पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए, पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक होने चाहिए और कैसे ऐड किया जाता है स्टॉक को, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो में हमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ लोगों ने और क्लैरिटी मांगी थी, इसीलिए हम ये पार्ट 2 बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नी ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब एक कॉमन जो पोर्टफोलियो है उसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो ये होती है कि मेक अ व्यू, मतलब कोई भी स्टॉक आप परचेस करते हैं तो परचेस करने से पहले ही आपने व्यू बना लेना चाहिए कि वो स्टॉक जो है आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। वो भले ही आपके पोर्टफोलियो का पहला स्टॉक है या फिर आपने ऑलरेडी बहुत से स्टॉक ले लिए फिर भी आप नया लेना चाहते हैं, सो कोई भी कंडीशन हो आपने सबसे पहले अपना व्यू बना लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि अगर आपने कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया और जस्ट आपके लेने के बाद वो स्टॉक क्या हुआ, नीचे नीचे आना चालू हो गया, ओके, जिसमें आपको लॉस दिख रहा है लेकिन आपके स्टॉप लॉस लेवल तक के नहीं पहुंचा, समझो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ लेकिन वो नीचे नीचे आ रहा है, वो स्टॉप लॉस के पास में आ गया और आपने सपोज़ उस स्टॉक से एग्जिट ले ली और जस्ट आपका स्टॉप लॉस टच करे बगैर वो अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको सामने जाके ये रिग्रेट होगा कि आपने उसको क्यों बेचा, तो आपने वो रखना चाहिए था। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सामने जाके बहुत बड़ी मूव दे। तो इसीलिए स्टॉक को एक व्यू बना लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म स्टॉक जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना के हिसाब से ही उसका एसएल, ट्रेलिंग एसएल ये डिफाइन होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूव एंड लॉन्ग टर्म मूव में फ़र्क होता है दोस्तों। सो लॉन्ग टर्म स्टॉक को आपने शॉर्ट टर्म पे नहीं निकाल लेना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म स्टॉक होता है, सो मान लेते हैं अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक लिया है और उसने शॉर्ट टर्म में टारगेट डे भी दिया है आपका, सो पहले आपने फिक्स किया था कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए ही रखेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया ये स्टॉक ने अच्छा सपोज टारगेट दे दिया और आपने उसको फिर भी होल्ड किया ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए और वो थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, मतलब आपको जितना टारगेट चाहिए था उस टारगेट के वैल्यू के नीचे भी आ गया वो, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म में ही उसको निकालना ज़रूरी होता है या फिर एसएल ट्रेल करना प्रॉपरली ऐसा होना चाहिए। तो जो भी कुछ है आपका प्लान पहले से ही रेडी रहना चाहिए। इन शॉर्ट मीन्स अगर आप कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपने पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो भी पहले डिसाइड करके रख लेना चाहिए। इस केस में आप बेस्ट चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे आप कोई भी स्टॉक परचेस करते हैं तो उस केस में आपने एक एक्सेल शीट बना के उसमें एंट्री कर लेनी चाहिए, जिसमें आप बेसिक सी चीज़ें लिखते हैं कि आपने कब एंट्री की, कितने प्राइस पे एंट्री की, कितने क्वांटिटी में एंट्री की है, उसमें कितने क्वांटिटी सामने जाके ऐड होने वाली है, वो सभी डिटेल में आपने ये भी डिटेल लिखनी चाहिए कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो उससे आपको सामने जाके बहुत हेल्प होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट चीज़ है असाइनिंग द कैपिटल। सो दोस्तों आपने स्टॉक परचेस करने से पहले ही उस स्टॉक के लिए पर्टिकुलर कैपिटल असाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है सपोज़ आपके कैपिटल का 60% 70% ये शॉर्ट टर्म स्टॉक के लिए रखना है और बचा हुआ 30-40% आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज़ आप कोई स्टॉक ले रहे हैं, उसमें से आप सोच रहे हैं कि एक आध स्टॉक बहुत अच्छा है तो उसके लिए कैपिटल ज़्यादा रखना है, और कोई स्टॉक जो है वो कंपैरेटिवली इतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए थोड़ा कम कैपिटल रखना है। तो आपकी जो भी प्लानिंग है वो स्टॉक परचेस करने से पहले ही होनी चाहिए, और आपके प्लानिंग में ये भी चीज़ आनी चाहिए कि सामने जाके आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो भी आपने परचेस करने का प्लान किया है उस स्टॉक के लिए आप कितना अमाउंट सामने जाके ऐड करेंगे, अगर वो कोई पर्टिकुलर कंडीशन मीट करता है तो। मतलब जैसे कि मान के चलिए आपने 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक लिया है, ओके, आपने 70-80% कैपिटल उसमें डाल दिया है उस स्टॉक के लिए जितना होना चाहिए था उसमें का, ओके, और उस स्टॉक ने बहुत अच्छी मूव दे दी है, 100 रुपीज़ से सपोज़ वो 250 तक के चला गया है, और आपने ये फिक्स किया था कि अगर 250 ये क्रॉस करता है तो मैं उसमें और थोड़ा कुछ पैसा डाल दूँगा। सो अगर आपने ऐसा सोचा है
तो वो भी चीज़ जो है वो पहले ही प्लान्ड होनी चाहिए। सो आप जो भी पैसा डाल रहे हैं मार्केट में वो हमेशा एक प्लान्ड होना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो ऐसी चीज़ है कि वो हर रोज़ चेक नहीं की जाती है, राइट। सो इसीलिए सभी प्लानिंग पहले ही होनी चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में जो भी आपको एक्शन या मूवमेंट दिखेगी वो बहुत देर बाद दिखेगी, महीना 2 महीना, कभी कभी 1-2 साल भी चले जाते हैं। और तब हमें ये याद नहीं आता एग्जैक्टली कि हमने ये स्टॉक क्यों परचेस किया था, इसको क्या प्लान करके लिया था, राइट। सो इमरजेंसी में सोचना उससे अच्छा बेस्ट है कि ना सोचो। सो इमरजेंसी में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए सभी चीज़ जो है वो प्री प्लान्ड होनी चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। तो देखिए अभी आपने व्यू बना लिया आपका, और कैपिटल भी असाइन कर लिया है। अब आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों स्टॉक सिलेक्ट करने की कोई पर्टिकुलर मेथड होती नहीं है, कोई मीन्स एक मेथड तो नहीं होती है। हर एक पर्सन का अपना अपना एनालिसिस होता है, हर एक पर्सन को अपनी अपनी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। सो स्टॉक सिलेक्शन तो वो कम्प्लीटली आप पे है, हम उस पर तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे। लेकिन जो भी आपका एनालिसिस है वो आपने बहुत सारे स्टॉक में अप्लाई करके पहले बैक टेस्टिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत से एनालिसिस है ना, वो एक उनकी वैलिडिटी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक की रहती है। मतलब एक पर्टिकुलर सपोज़ कोई स्ट्रैटेजी है या फिर कोई मेथड है, वो चली होगी कुछ लोगों के लिए, उसने वर्क किया होगा 1-2 साल तक के या फिर 5-10 साल तक के। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आज से 10-20 साल पहले एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो देती थी वो आज भी उतना प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो हमें बना के दे। सो ऐसा हो सकता है कि कोई मेथड जो है उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि मार्केट जो है ना वो एक जैसा नहीं रहता है हमेशा। मार्केट हमेशा आपको चेंजिंग दिखेगा, चेंज होते रहता है मार्केट, क्योंकि मार्केट में हमेशा लोग ऐड होते रहते हैं, न्यू पीपल ऐड होते रहते हैं। सो उसके अनुसार मार्केट चेंज होते जाता है। मार्केट की मूवमेंट जो है आपको एक जैसी नहीं दिखेगी। इसीलिए हम कहते हैं सिलेक्ट योर मेथड वाइजली। अब सपोज़ आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स भी हो गया और आप रेडी हो गए हैं ऑर्डर डालने के लिए, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंट्री विथ लेस रिस्क। इसका मतलब ये हो गया है कि सपोज़ आपके पास ऑप्शन है कि आपको 4 स्टॉक है जो कि सेम पोटेंशियल के आपको लग रहे हैं और उसमें बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो आपने सबसे बेसिक चीज़ उन लोगों में ये ढूंढनी चाहिए कि उस 4 स्टॉक में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सबसे कम रिस्क आपको दे रहा है। रिस्क का अमाउंट, रिस्क का परसेंटेज किस स्टॉक में सबसे कम है, तो उस स्टॉक में आपने एंट्री लेनी चाहिए जहाँ पे सभी स्टॉक सेम है। दोस्तों शेयर मार्केट में रिस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और जितने कम रिस्क के साथ आप एंट्री लेंगे ना, उतना आपको प्रॉफिट के टाइम पे मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो अभी मान लीजिए आपने एंट्री कर दी कम रिस्क के साथ, तब इसके बाद आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन होता है एग्ज़िट का, क्योंकि एंट्री तो आपने ले ली ऑलरेडी, राइट। क्विक डिसीजन आपको लेना होता है एसएल के लिए। जब भी आपका एसएल हिट हो जाए तब आपने इमीडिएटली वहाँ से निकल जाना चाहिए। वो भले ही कुछ भी हो जाए, आपने हमेशा निकल जाना चाहिए जब आपकी एसएल हिट होती है, क्योंकि इससे आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना इजी हो जाएगा। एसएल का डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों शेयर मार्केट में, इवन आप ट्रेडिंग करेंगे तो भी। और इसी में चीज़ ऐड होती है ट्रेलिंग एसएल। मतलब अगर आपने ट्रेलिंग एसएल पॉइंट्स फिक्स किए हैं तो ट्रेलिंग एसएल हिट होते हुए भी आपको निकल जाना चाहिए। अब ट्रेलिंग एसएल ऐसी चीज़ है जिसमें आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा लूज़ ट्रेल कर सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं। लेकिन एसएल जो होती है, जो आपकी एक ही होती है स्टार्टिंग वाली, सो एसएल को कभी भी आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमेशा क्विक डिसीजन लेना चाहिए। क्विक एग्जिट होने के लिए आपको ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपने हमेशा प्राइस अलर्ट सिलेक्ट करके रख देने चाहिए। जो भी स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हैं या फिर एंट्री लेना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा आपने प्राइस अलर्ट सेट करना चाहिए, ताकि आपको क्विकली पता चले कि स्टॉक ने पर्टिकुलर प्राइस हिट कर दी है। वो एसएल के बारे में भी वैलिड है, ट्रेलिंग एसएल के बारे में भी वैलिड है, एंट्री के बारे में भी वैलिड है और टारगेट के बारे में भी ये चीज़ वैलिड होती है। सो प्राइस अलर्ट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही अलर्ट आपको आ जाए प्राइस अलर्ट, वैसे आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं। एसएल के बारे में आपको क्विक डिसीजन लेना है, ट्रेलिंग एसएल के बारे में आप ले सकते हैं, वो कम्प्लीटली आप पे है, लूज़ या फिर टाइल ट्रेल करना।
और आपका जो टारगेट है, सो टारगेट मैनिपुलेशन ये जो चीज़ है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि कोई स्टॉक है 1-2 साल से आपके पास है और उसने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, तो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कंप्लीट प्रॉफिट बुक करना है या फिर आधा प्रॉफिट बुक करके आधी क्वांटिटी रखनी है, या फिर और एक रिट्रेसमेंट का वेट करके और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड होता है। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके टारगेट के पास जब भी वैल्यू आती है स्टॉक की, तो आप थोड़ा तो भी प्रॉफिट बुक करें। भले आप बची हुई क्वांटिटी को वैसा छोड़ सकते हो ओपन एंडेड, और बेटर प्राइस पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट बुक करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो टारगेट मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूविंग कैपिटल। मूविंग कैपिटल मतलब ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने कैपिटल को जस्ट मूव कर रहे हो। जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसके लिए आपने ये एनालिसिस किया था कि ये स्टॉक बहुत अच्छा चलेगा, और वो चल रहा है अच्छा, लेकिन जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितने टाइम में वो पर्टिकुलर परसेंट रिटर्न देगा, अगर वो उतना नहीं दे पा रहा है, तो आप उसमें से भी पार्शियल क्वांटिटी बुक करके जो आपको प्रॉफिट अमाउंट आए उस क्वांटिटी में, उस अमाउंट से आप दूसरा कोई स्टॉक भी परचेस कर सकते हो। सो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को फ़िल्टर करते रहना इम्पोर्टेंट होता है। तो जो स्टॉक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है उसमें से पैसा निकाल के दूसरे में आप मूव कर सकते हो। और सपोज़ किसी स्टॉक का एसएल हिट हो गया, तो आपके पास हमेशा जो है एक अल्टरनेटिव स्टॉक भी रेडी रहना चाहिए। तो कैपिटल मूव करना और हमेशा अल्टरनेटिव कोई भी स्टॉक रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब सपोज़ आपका पोर्टफोलियो ऐसा है कि आपने बोला है, पहले फिक्स किया कि पोर्टफोलियो में मेरे 10 स्टॉक ही रहेंगे, तो 10 स्टॉक तो आपके पास रहने चाहिए, लेकिन वो 10 छोड़ के आपके पास और 20-25 स्टॉक रेडी होने चाहिए। वो इस तरह से रेडी होने चाहिए कि सपोज़ ये 10 में का एक आधा एसएल हिट हो गया, और आपका फिर पैसा तो रिटर्न आ जाएगा, राइट। एसएल हिट होने के बाद एसएल का अमाउंट कट के बचा हुआ अमाउंट रिटर्न आता है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास अल्टरनेटिव रहने चाहिए, ताकि आप कैपिटल को मूव कर पाए। तो जितने स्टॉक आपके पास है उसके 2 या 3 गुना ज़्यादा अल्टरनेटिव आपके पास हमेशा होने चाहिए, क्योंकि एक बार आपने पोर्टफोलियो बनाया तो आपके पास कुछ और दूसरा काम ही नहीं रहता है। पोर्टफोलियो की मूवमेंट जल्दी नहीं होती है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हो या फिर आप मार्केट को टाइम दे पा रहे हो 1-2 घंटा रोज़, तो उस केस में आप अलग अलग स्टॉक का एनालिसिस करके रख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव नहीं करना है आपको, पोर्टफोलियो वैसा ही रखिए। उसके लेवल्स पहले ही ड्रॉ कर लीजिए कि आपको एंट्री कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, टारगेट कहाँ पे है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे। वो तो आपको रखना ही है पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन अदर देन पोर्टफोलियो और आपको अल्टरनेटिव स्टॉक हमेशा होने चाहिए जिनमें सेम या फिर ज़्यादा पोटेंशियल हो कंपेयर टू वो स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है फेथ इन एनालिसिस। तो दोस्तों, आपने जो भी एनालिसिस किया है उसमें हमेशा फेथ होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक एनालिसिस किया, आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा एनालिसिस और आपका पोर्टफोलियो है अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, और आपको तीसरा कोई एनालिसिस पता चला, क्योंकि अभी जो नॉलेज है वो सीमित नहीं है। नॉलेज आपको अलग अलग सोशल मीडिया और अलग अलग वे से मिलता ही रहेगा हमेशा। तो आपने जो एनालिसिस किया है उसमें हमेशा फेथ रखिए। एक ही एनालिसिस में अगर आप फेथ रखते हो, आपका भरोसा रखते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है, ताकि आप उससे क्या होता है, रॉन्ग डिसीजन लेने से बचते हो। रॉन्ग डिसीजन और मल्टीपल डिसीजन। सो हमेशा खुद के एनालिसिस पे भरोसा रखें। अब सीखते भले ही कितनी भी चीज़ें है, सीखते रहिए हमेशा, लेकिन अपना जो बेसिक एनालिसिस है उस पर हमेशा आपको भरोसा रहना चाहिए, जिस एनालिसिस के भरोसे आपने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो में फेलियर्स क्यों होते हैं। तो सबसे पहला इसका रीज़न है नॉट श्योर ऑफ एनालिसिस। मतलब आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो पैसे डालने के लिए, उसमें आपको खुद को ही अश्योरिटी नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी पर्सन पोर्टफोलियो बनाना चाहता है उसको जल्दी से जल्दी पोर्टफोलियो बनाना होता है। बाकी एनालिसिस ना तो वो बैक टेस्ट करते हैं, ना तो एनालिसिस का बेस पता होता है, ना ही नॉलेज होता है। तो कोई भी रैंडम एनालिसिस उठा के उसके भरोसे अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आज नहीं तो कल वो आपका पोर्टफोलियो फेल होगा ही, भले ही वो एनालिसिस करेक्ट हो। क्योंकि आपने उस एनालिसिस पे रिसर्च नहीं की है, उस एनालिसिस पे बैक टेस्ट नहीं किया है, तो आपको वो इनफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फ्यूचर में। अब आपने एंट्री तो ले ली है और एनालिसिस पे भरोसा नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो,
उस स्टॉक को जो है, जो भी आपने स्टॉक लिए हैं उससे आप निकल जाओगे। भले ही लॉस मेकिंग भी आपका पोर्टफोलियो रहा थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी बेस पे भी लॉस मेकिंग है, तो भी आप उस एनालिसिस की वजह से उस स्टॉक में से निकल जाओगे और आपका लॉस ले लोगे और दूसरे किसी एनालिसिस की तरफ बढ़ोगे। अब दूसरे एनालिसिस में आपने अच्छे से रिसर्च किया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगेन एंड अगेन सेम चीज़ होती रहेगी, तो ये लूप लग जाएगा, एनालिसिस टू एनालिसिस चेंज। और बहुत से लोगों के पास ऐसा होता ही है, बहुत से भी नहीं बोल सकते हम, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। हर एक पर्सन का एनालिसिस चेंज होते रहता है, हर एक पर्सन का मेंटोर चेंज होते रहता है, हर एक पर्सन की ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होती रहती है। क्योंकि क्या होता है, जो आपके पास है उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, आप मूव ऑन टू नेक्स्ट ऐसा करते जाते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपरली प्रॉफिट भी नहीं हो पाता है और आपका टाइम जो है वो भी वेस्ट होते रहता है। सो हमेशा एक ही एनालिसिस आपने रखना चाहिए और दूसरे एनालिसिस की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेके और ज़्यादा स्ट्रैटेजी और ज़्यादा एनालिसिस सीखना चाहते हो, लेकिन पोर्टफोलियो मेकिंग एक्चुअली इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ है ही नहीं, ये बहुत ही बोरिंग चीज़ है। जब तक कि आप पोर्टफोलियो बनाते हो उस स्टेज तक के ही आपको इंटरेस्ट रखना है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट निकल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट श्योर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो बहुत सी बार क्या होता है, कोई स्टॉक न्यूज़ में आ गया या फिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया या फिर बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए पास्ट में और स्टॉक का बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है, उस केस में लोग एंट्री तो ले लेते उस स्टॉक में, लेकिन एंट्री की प्राइस ही पता नहीं रहती, कहाँ पे प्रॉपर एंट्री बनती थी उस स्टॉक में ये पता ही नहीं रहता है, और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम कि उस स्टॉक में एंट्री ले लेनी चाहिए, ये तो अभी भी प्रॉफिट ही देगा। और जैसे ही हम एंट्री ले लेते हैं वैसे ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टॉक नीचे जाने लगता है। सो आपने रॉन्ग टाइम पे एंट्री ली, मतलब रॉन्ग एंट्री हो गई, इसीलिए जो है आपका पोर्टफोलियो फेल हो सकता है। और गलती से आपने उसी स्टॉक को ज़्यादा वेटेज दे दिया, मतलब उसी स्टॉक में ज़्यादा पैसा डिप्लॉय कर दिया, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो भी आपको निगेटिव रिटर्न दिखा सकता है, या फिर उतने एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होने चाहिए वो नहीं दिखाएगा, भले ही बाकी के स्टॉक अच्छे काम कर रहे हो आपके। तो एक गलत डिसीजन भी बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। और नेक्स्ट चीज़ ये भी होती है कि नॉट श्योर ऑफ एग्ज़िट, मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि एग्ज़िट कहाँ पे लेना है। तो आपने अच्छा स्टॉक परचेस तो कर लिया, लेकिन उस स्टॉक में एक प्रॉपर एग्ज़िट आपको पता ही नहीं है, तो आप अनगिनत टाइम के लिए उसको होल्ड करके रखेंगे, जो कि अगेन एक गलत चीज़ है। हमेशा आपके पास एंट्री एंड एग्ज़िट की वैल्यू पता होनी चाहिए, पता रहना चाहिए आपको कि कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होल्डिंग रॉन्ग स्क्रिप्ट। तो दोस्तों अननोइंगली अगर हम किसी स्क्रिप्ट को होल्ड कर रहे हैं रॉन्गली, तो वो चीज़ एक बार समझ में भी आती है, वो थोड़ी सी एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि लोग रॉन्ग स्क्रिप्ट को जानबूझ के होल्ड करते हैं, जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। जैसे कि मान लो कोई पेनी स्टॉक हो, जो कि आपने इसीलिए लिया है कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और बाकी स्टॉक में कुछ भी दम नहीं है, या फिर कोई स्टॉक आपने जस्ट किसी के कहने पे लिया है, या फिर ऐसा स्टॉक जो कि आपके एनालिसिस में बैठ ही नहीं रहा है। तो जो भी स्टॉक आपके प्री डिफाइंड एनालिसिस में नहीं बैठ रहा है, वो सभी स्टॉक आपके लिए रॉन्ग है और उसको होल्ड करना आपके लिए रॉन्ग हो, भले ही वो प्रॉफिट दे। इसीलिए हमने पहले ही बोला था कि आपका एनालिसिस पहले ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए पैसा डालने से पहले। तो अगर आपने रॉन्ग स्क्रिप्ट होल्ड करके रखी है तो उससे प्रॉपर पॉइंट में एग्जिट होना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और एक अच्छी आदत भी लगेगी आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है होल्डिंग रॉन्ग एंट्री। तो दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जनरली स्टॉक अच्छे ही आपको दिखेंगे, लेकिन एक अच्छे स्टॉक में आपको हज़ारों एंट्री रॉन्ग दिख सकती है, क्योंकि करेक्ट एंट्री हमेशा एक ही रहेगी जो आप अपने डीप एनालिसिस से निकालेंगे बॉटम के आसपास। तो अगर कोई स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा स्टॉक है, जिसमें आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल है, और आपने गड़बड़ी के चलते उस स्टॉक में रॉन्ग एंट्री ले ली, मतलब हायर प्राइस पे एंट्री ले ली, तो आप उससे तुरंत एग्जिट हो जाइए और वेट करें कि वो स्टॉक नेक्स्ट बेटर प्राइस कब देता है, या फिर दूसरे स्टॉक पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से रॉन्ग एंट्री अगर हम होल्ड करते हैं तो वो भी पोर्टफोलियो फेलियर का रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडिफाइंग एसएल। तो स्टॉप लॉस कभी भी मॉडिफाई नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपने ऐसा हो सकता है कि आपने स्टॉक में एंट्री ले ली है और आपका स्टॉक जो है वो नीचे नीचे आ रहा है और आपके स्टॉप लॉस के पास आ गया,
तो आपने स्टॉप लॉस को और छोटा करके उसमें से एग्ज़िट नहीं लेनी चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस को और बड़ा करके उस स्टॉक को और ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम के लिए एंट्री वैसे ही नहीं रखनी चाहिए। सो दोनों केसेस में भी स्टॉप लॉस को आप सपोज़ छोटा करते हो या फिर उसको बड़ा करते हो, सो इन दोनों केसेस में भी आपका डिसीजन कम्प्लीटली रॉन्ग होगा, क्योंकि वो डिसीजन आप ले रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑफ इमोशंस, नॉट ऑन द बेस ऑफ योर एनालिसिस। आपके एनालिसिस के भरोसे आपने जो स्टॉप लॉस रखा था उसको ही हमेशा रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस ऐसी एक चीज़ है जो कभी भी मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए। लॉस हमारा दोस्त है और उसे जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एवरेजिंग लॉस मेकिंग स्टॉक या फिर ट्रेड। तो दोस्तों, जो भी ट्रेड हमें लॉस दे रहा है उसको कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लॉस दे रहा है मतलब वो ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है। अब उसको हम अच्छा तो कर नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो एवरेज करने से बेटर ये चीज़ होगा कि आप वही पैसा दूसरे ट्रेड में मतलब दूसरे किसी स्टॉक में डिप्लॉय करें। अगर दूसरा ट्रेड आप लेते हो तो आपके चांसेस बन जाते हैं प्रॉफिट होने के। लेकिन अगर आप सेम जो ट्रेड लिया है उसी में पैसे डाल रहे हो लॉस होके भी, तो आपको श्योरली लॉस ही होगा। इसीलिए एवरेज कभी भी नहीं करना चाहिए उस स्टॉक में जो लॉस आपको दे रहा है। मतलब जो भी ट्रेड है आपको लॉस दे रहा है तो एवरेज कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी सपोज़ कोई भी ट्रेड मतलब कोई भी ऑर्डर हमने की है, वो इन्वेस्टिंग की हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की हो, सो अगर उसमें प्रॉफिट होने लगे, तो अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ उसमें, तो फिर उसमें क्वांटिटी ऐड की जा सकती है थोड़ी थोड़ी, और वो भी पिरामिडिंग के लॉ के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में क्वांटिटी ऐड करना इसका सेंस बनता है, लेकिन लॉस मेकिंग जो भी ट्रेड होता है उसमें क्वांटिटी ऐड करने का या फिर एवरेजिंग करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा होप या फिर इमेजिनेशन या फिर फॉल्स कॉन्फिडेंस। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी स्टॉक पे या फिर किसी स्क्रिप्ट पे हमें एक फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है, मतलब जिसका कोई बेस भी नहीं होता है या फिर प्रूवन फैक्ट्स भी नहीं होते हैं या फिर हमारा कुछ भी रिसर्च नहीं होता है। जस्ट हम इमेजिन करते रहते हैं कि ऐसा अगर हो गया तो पर्टिकुलर चीज़ में हमें प्रॉफिट मिलेगा, और उसका बेस कुछ भी नहीं रहता है, ना तो कोई एनालिसिस, ये ना तो कोई सिग्नल मीन्स ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा होता है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कि अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही। मीन्स कोई भी 1% भी उसका चांस नहीं होता है, फिर भी आपको जस्ट लगता है। ना तो एनालिसिस होता है, ना तो फिर स्टॉक का कोई चांस होता है या फिर अपॉर्चुनिटी हमें कुछ दिखती नहीं है। जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि अगर सपोज़ ऐसा हुआ तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ये जनरली पेनी स्टॉक के बारे में होता है। या फिर मल्टी बैगर चूज़ करना, या फिर आप ऐसा बोल लो कि मल्टी बैगर की इच्छा होती है आपको कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका प्राइस कम है और वो सामने जाके 200 500 1000% रिटर्न देगा, ऐसा आपको जस्ट लगता है। उस केस में ये चीज़ अप्लाई होती है। आप जस्ट इमेजिन करने लगते हो कि 1 रुपये में मैंने स्टॉक बाय किया है, 1000 क्वांटिटी ली है, अभी तो 1000 रुपये ही मेरे गए हैं, और वो सामने जाके अगर 1 रुपये से 10 रुपये भी हुआ तो भी मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, ऐसा आपको लगता है। लेकिन वो वैसा मूव नहीं दे पाता है। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो आपकी इमेजिनेशन या फिर आपके होप के भरोसे पे नहीं चलता है। किसी भी स्क्रिप्ट में पैसा डालने से पहले प्रॉपर एनालिसिस होना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको पॉइंट्स पता चल गए हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो क्यों फेल होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं आपके साथ कभी ना कभी हुई होगी या फिर सामने जाके होगी। सो इस चीज़ का नॉलेज आपको पहले से ही होना ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये सभी पॉइंट कवर किए हैं। हो सकता है आपने पॉइंट अभी सीखे हो और सामने जाके आप भूल जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हर 5 महीने 6 महीने में ये वीडियो फिर से चेक कर सकते हैं, रिपीटेडली आप देख सकते हैं और अपनी गलती सुधार सकते हैं। और सामने जाके आपकी गलती ना हो, इस बात का आपको अलर्ट भी एक मिल जाएगा, अलर्ट रहेंगे आप कि सामने आपकी गलती ना हो। तो चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्योंकि गलतियाँ क्या हो सकती है ये तो हमने देख लिया, लेकिन चीज़ें बराबर रास्ते से कैसे करनी चाहिए ये अभी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जिसमें हमने लिखा है हाउ इट शुड बी डन, मतलब पोर्टफोलियो की एक प्रॉपर जर्नी कैसे होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने हमेशा करनी चाहिए कि एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए। अब एक तो आप एक्सेल शीट बना सकते हो या फिर पेपर पेन का यूज़ कर सकते हो।
कैसा भी करिए, लेकिन आपके पास हमेशा एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है एंट्री। अब आप बोलेंगे एंट्री जो है वो तो हमें ब्रोकर रिपोर्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, तो ब्रोकर से गलती हो सकती है क्या? तो नहीं दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर कोई पर्सन है जो कभी भी गलत नहीं होता, वो सिर्फ ब्रोकर ही होता है। सो उनसे गलती नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, अगर सपोज़ आपने कोई स्टॉक परचेस किया है 100 रुपीज़ पे, राइट, अभी वो बहुत ऊपर चला गया, समझो 300-400 पे चला गया है, और आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की है, मतलब पिरामिडिंग आप अगर फॉलो कर रहे हो, जो कि करना होता है जिससे आप प्रॉफिट ज़्यादा ले सकते हैं, तो और आपका अच्छे स्टॉक का वेटेज भी बढ़ने लगता है। सो अगर आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, सो एवरेज प्राइस जो है वो हमेशा ऊपर ऊपर जाती रहेगी, राइट। सो आपने 100 रुपीज़ पे अगर बाय किए हैं, सपोज 100 क्वांटिटी है, और उसके बाद आपने 200 रुपीज़ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, तो आपका जो प्राइस है, बाइंग प्राइस, एंट्री प्राइस आपको 100 रुपीज़ के ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि वो एवरेज होता जा रहा है, राइट। सो ये स्टॉक जो है हमें प्रॉफिट दे रहा है, इसीलिए हम उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। सो एवरेज प्राइस उसका ऊपर ऊपर जाते रहेगा। सो हमेशा आपके पास इस चीज़ की नोट होनी चाहिए कि आपने ओरिजिनली कौन से प्राइस में लिया था स्टॉक, ओके, और कितने क्वांटिटी कब ऐड किया है, मतलब नई जो एंट्री है आपकी वो कब ली है आपने, राइट। 100 रुपीज़ पे पहली एंट्री थी, उसके बाद आपने सोचा होगा 200-250 के ऊपर अगर जाता है तो और क्वांटिटी ऐड करेंगे, उसके बाद 500-600 या फिर 1000 के ऊपर जाता है तो और क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो ऐसा आपने जो भी डिसाइड किया होगा, वो सभी एंट्रियाँ और उस एंट्री पे कितनी क्वांटिटी थी वो आपने हमेशा लिख के रखना चाहिए। अब एंट्री हो गई, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है एग्ज़िट। एग्ज़िट में दो चीज़ आती है, एक तो होगा आपका स्टॉप लॉस, तो हमेशा स्टॉप लॉस भी आपने लिख के रखना चाहिए और चार्ट पे भी प्लॉट करके रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आपने एंट्री ले ली, उसी टाइम पे आपने ये भी लिखना चाहिए कि आप कौन कौन से लेवल पे ट्रेल करोगे सामने जाके, अगर ये स्टॉक जो है हमारे डायरेक्शन चलते जाता है। तो हम जनरली इस चीज़ के लिए न्यूमरोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। न्यूमरोलॉजी से हमें प्रॉपर एंट्री एग्ज़िट मिल जाती है। उसके बाद जो भी स्क्रिप्ट आपने परचेस की है उसका एनालिसिस कौन सा था, कौन से बेस पे आपने वो स्क्रिप्ट ली है, ये भी आपने लिख के रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस कंबाइनली यूज़ करते हैं, और कुछ एंट्री एस्ट्रोलॉजी के भरोसे लेते हैं और कुछ एंट्री टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे लेते हैं। तो उस केस में भी आपने जो है कौन सा एनालिसिस यूज़ किया ये भी लिख लेना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल। सो कैपिटल उसके लिए कितना असाइन किया था, कितना कैपिटल आपने यूज़ कर लिया है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, वो भी आपने लिख लेना चाहिए हमेशा। तो सभी चीज़ें जो है ना वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए और एक जगह पे होना चाहिए, क्योंकि बार बार लेजर रिपोर्ट चेक करना इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जो भी स्टॉक परचेस किया है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिया है या फिर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, वो भी आपने लिख के रखना चाहिए। इस चीज़ को हमने डिटेल में देखा है ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा प्राइस अलर्ट्स। प्राइस अलर्ट लगा के रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जब बात आती है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की। ये जो भी स्टेप आपको दिख रही है वो सभी स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से एक को भी आपको स्किप नहीं करना है, तब जाके आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जो जर्नी होती है वो एक स्मूथ जर्नी हो पाएंगी। तब प्राइस अलर्ट से हमें प्राइस के अपडेट्स मिलने लगेंगे, राइट। एंट्री एग्ज़िट आपकी क्विकली हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इम्पोर्टेंट है वो कि हमने जो एनालिसिस किया था वो सच में वर्क कर रहा है कि नहीं है वो पर्टिकुलर स्टॉक पे। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर एनालिसिस से आपने 10 स्टॉक ले लिए है और 9 स्टॉक तो ठीक से काम कर रहे हैं जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था, बट एक कोई स्टॉक जो है उस एनालिसिस के अनुसार चल ही नहीं रहा है। सो उस केस में आप अलर्ट हो जाओगे और स्टॉक को निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको निकलना तभी है जब वो एसएल हिट करा देगा। उसके बाद का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना टाइम हम पर्टिकुलर स्टॉक को दे रहे हैं कि उतने पर्टिकुलर टाइम में उसने एक पर्टिकुलर लेवल को रीच करना चाहिए, तो क्या वो सच में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्रॉफिट लेना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पर्टिकुलर टाइम में प्रॉफिट लेना, क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक में 1000% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर वो स्टॉक उसके लिए अगर मान लो 100 साल ले रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। सो हमें प्रॉफिट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम में प्रॉफिट मिलना वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपने सोचे हुए डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो अच्छी बात है, मतलब
अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में हमने एंट्री ले ली है, वो हमें प्रॉफिट दे रहा है और अच्छे खासे टाइम में प्रॉफिट दे रहा है तो अच्छी बात है। अगर सपोज़ ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमें सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत होती है। मतलब जो हमने अल्टरनेटिव रखे थे बैकअप स्टॉक्स, उनकी तरफ हम देखेंगे और चेक करेंगे कि हमें बहुत अच्छी एंट्री मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है बैकअप स्टॉक्स में। और हम फिर देखेंगे कि अल्टरनेटिव जो स्टॉक है वो ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसा हमने इमेजिन किया था पहले इमेजिन किया था। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले हमने एनालिसिस किया था। एनालिसिस में हमने एंट्री और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सभी फिक्स किया होगा और बस वेट कर रहे होंगे कि ये स्टॉक जो है जैसा हमने इमेजिन किया उस डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो अगर अल्टरनेटिव ज़्यादा अच्छे हैं और हमारा जो मेन हमने जो स्टॉक लिए है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो उसमें से भी एग्ज़िट लेके हम अल्टरनेटिव को एक चांस दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं। लेकिन हमें मेन स्टॉक में से एग्ज़िट तभी लेनी है जब वो स्टॉप लॉस हिट करे। इसी के साथ साथ जो अल्टरनेटिव है उसकी प्राइस और टाइम, इन दोनों चीज़ का भी एनालिसिस करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टरनेटिव की तरफ हम तब बढ़ रहे हैं जब हमारे मेन स्टॉक में हमें लॉस हुआ है। अब जिस स्टॉक से हमने ऑलरेडी एग्ज़िट ले ली है उसमें हमारा कुछ ना कुछ पैसा गया है, तो ऑलरेडी पैसा हमने दे दिया है, जो भी लॉस परसेंटेज है वो। तो अब हम उस पैसे को, बचे हुए पैसे को जिस स्टॉक में भी डाल रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा अश्योरिटी चाहिए कि अल्टरनेटिव हमें पैसा देगा ही, मीन्स रिटर्न बना के देगा ही। सो सभी क्राइटेरिया अगर मीट होते हैं तो हम एक्सचेंज करेंगे, मतलब अल्टरनेटिव को डाल देंगे हमारे पोर्टफोलियो में और फिर हमें ऑब्जर्व करते रहना है कि अल्टरनेटिव कैसे वर्क करता है। तो इसी प्रकार से आपका पोर्टफोलियो फ़िल्टर होते रहता है, मतलब ख़राब स्टॉक निकलते जाते हैं और अच्छे ऐड होते जाते हैं, और जो अच्छे हैं उसमें आप पिरामिडिंग करके और पैसा बना सकते हैं। तो ऐसी एक आइडल जर्नी होती है पोर्टफोलियो की, और ऐसे इसी वे में ये चीज़ होनी चाहिए। तो आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हमें एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि हम ये कैसे करते हैं, मतलब हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसकी निगाह रखते हैं। सो चलिए इसके बारे में देखते हैं डिटेल। सो सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस यूज़ हो रहा है। तो हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, ओके। और उसी के साथ ऐड होता है न्यूमरोलॉजी। स्टॉक सिलेक्शन होता है एस्ट्रोलॉजी के बेस पे, उसके बाद उसमें एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है। और स्टॉक सिलेक्शन में ये चीज़ आ जाती है कि किसी स्टॉक में दम है कि नहीं है, वो अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। मीन्स बेसिक सिलेक्शन, मीन्स स्टॉक का नाम जो है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। अगर सपोज़ आपको एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है इस चीज़ में, तो आप ये पहली जो स्टेप है वो स्किप कर सकते। लेकिन इसके बाद की जो स्टेप है, मीन्स एंट्री पॉइंट, एसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट, ये सभी चीज़ें हमें पता चलती है न्यूमरोलॉजी से। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है और अगर आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करें तो भी आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। स्टॉक्स पे न्यूमरोलॉजी कैसे अप्लाई की जाती है इसका भी हमने कोर्स ऑलरेडी बनाया है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें श्योरली ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन है। तो हमारी एक ही फिक्स मेथड है न्यूमरोलॉजी की, जिससे हमें एंट्री और एग्ज़िट सभी चीज़ मिल जाती है। तो एंट्री और एग्ज़िट ये सभी चीज़ फिक्स्ड है जो हमें न्यूमरोलॉजी से मिल जा रही है। तो एक ऑटोमेटिकली रूल बन गया, राइट। तो हमें नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिखी है वो है नो रूल ब्रीच, मतलब हम ये रूल कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं। ना तो हम एंट्री का रूल ब्रेक करते हैं, ना तो स्टॉप लॉस का रूल ब्रेक करते हैं, ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते हैं, ना तो एग्ज़िट मीन्स टारगेट बुकिंग को मॉडिफाई करते हैं। अगर कितना भी अच्छा स्टॉक हो और अगर वो हमारा एसएल हिट करे तो हम उससे निकल जाएंगे। और सपोज़ कोई स्टॉक बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन हमारी एंट्री नीचे है थोड़ी, और वो स्टॉक सपोज़ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए हमारी प्राइस। जब तक कि हमारी प्राइस नहीं आती तब तक कि हम एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद अगर सपोज़ हमने एंट्री कर ली और वो हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लेवल के आसपास अगर जाते रहे, टू एंड फ्रो होते रहे, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लेवल को टच ना करे या फिर हिट ना करे, तो भी हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लेवल को टच करता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्ज़िट हो जाएगी, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एग्ज़िट नहीं हुई तो हमने जो एग्ज़िट पॉइंट रखा है उस पे स्टॉक जाने के बाद हम श्योरली एग्ज़िट करेंगे। एक तो उस पॉइंट पे एग्ज़िट, या तो फिर हार्डली हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे।
लेकिन जो भी डिफाइंड प्रॉफिट है वो तो हम श्योरली लेके ही रहेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों कि इस चीज़ से आपको एक्चुअल में पैसा मिलता है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ग्रीन है, इम्पोर्टेंट ये है कि पोर्टफोलियो का पैसा कैश आउट किया है क्या, मतलब वो पैसा एक्चुअली आपको रिसीव हुआ है क्या। अगर आप कैश आउट भी नहीं करें तो भी ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉफिट मिल रहा है उस पैसे से एटलीस्ट पोर्टफोलियो साइज़ तो भी बढ़नी चाहिए, मतलब रियल में प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसीलिए रूल फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ग्रुपिंग इन पोर्टफोलियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो आपने ऑलरेडी बना के रख देना चाहिए बिफोर एंट्री। तो ये चीज़ हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सपोज़ हमें नया पोर्टफोलियो बनाना है कोई भी, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि न्यू पोर्टफोलियो अगर हम बना रहे हैं 2-4 स्टॉक को लेके, तो हम वो जो पैसा मीन जो अमाउंट है वो डिप्लॉय कर रहे हैं तो कितने टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही हम स्टॉक उसमें ऐड करते हैं। तो अगर समझो शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है तो उसमें ऐसे स्टॉक रहेंगे जो जल्दी से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न दे दे, या फिर ऐसे स्टॉक जिनसे हम जल्दी से एग्ज़िट ले सकते हैं। सो उन स्टॉक्स का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। सो शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू ये सभी डिफ़ाइन होना चाहिए एज़ पर योर पोर्टफोलियो। अभी मान लो कि आपका एनालिसिस भी फिक्स हो गया, एंट्री एग्ज़िट भी आपकी प्रॉपरली डिफाइंड है, उसके बाद आपने पोर्टफोलियो में ग्रुपिंग भी करके रखी है, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसके तरफ हमारा बहुत ही कम ध्यान जाता है, वो ये चीज़ है कि आपने हमेशा स्टॉक्स को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अच्छा स्टॉक आपको रिटर्न दे रहा है तो उसके बदले आपको उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी लॉन्ग टर्म की बात आती है तब हम कैंडल या फिर टाइम फ्रेम बोल लो, आप बड़ी टाइम फ्रेम देखते हैं। सो बड़े टाइम फ्रेम में मूवमेंट आपको कम दिखेगी क्योंकि आपका चार्ट जो है वो भी श्रिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं चार्ट को तो आपको मूवमेंट ज़्यादा दिखेंगी। और अगर आप हमेशा छोटी टाइम फ्रेम ही यूज़ करते हो या फिर ट्रेड ज़्यादा करते हो छोटी टाइम फ्रेम पे, तो आपको वो उतना ज़्यादा ईजी नहीं लगेगा वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को देखना। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टिंग के लिए आपको पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे देखना ही होगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा सा अनईजी लग रहा है बड़ी टाइम फ्रेम पे किसी भी स्क्रिप्ट को देखना, सो ये चीज़ मान के चलिए कि अगर आपको कोई स्टॉक बड़े रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको भी उसको रिटर्न में टाइम देना होगा, राइट। सो सफिशिएंट टाइम दीजिए स्टॉक, अगर आपने जो एनालिसिस किया है उसी पे वर्क करना चाहते हैं ऐसा आपको देखना है तो जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे स्टॉक्स। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है पिरामिडिंग। हमारे लिए पिरामिडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एंट्री इन स्टॉक, वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। पिरामिडिंग से आप कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और पिरामिडिंग का डिटेल हमने ऑलरेडी दिया है आपको, डिटेल में वीडियो बनाया है, इसी चैनल पे वीडियो है स्टॉक एनालिसिस नाम से और स्ट्रेटजी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं पिरामिडिंग का, और डिटेल में समझाया है कि पिरामिडिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए। सो अभी इस वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं अगर आपको पिरामिडिंग क्या है ये पता नहीं है तो। अगर आपको पता है और आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपको पिरामिडिंग नहीं जम रही है प्रॉपरली, तो भी आप वो वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी प्रॉफिट मेकिंग स्क्रिप्ट्स होती है उनको होल्ड करते हैं ज़्यादा, और जो लॉस मेकिंग होती है उनको जल्दी से निकाल देते हैं। सो जल्दी से निकालने के लिए देखिए स्टॉप लॉस तो मॉडिफाई नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं बहुत ही कम रिस्क के साथ एंटर करते हैं स्टॉक्स में। कम रिस्क के साथ हम एंटर करते हैं और जैसे वो हमारे डायरेक्शन में चलने लगे तब उसमें क्वांटिटी ऐड करते रहते हैं, मतलब पिरामिडिंग में उसमें कंबाइन हो गई और आप कोई रूल भी ब्रेक नहीं कर रहे हो, राइट, क्योंकि एसएल का रूल आपको कभी ब्रेक करना ही नहीं है। सो ऑटोमेटिकली दोनों भी चीज़ें जो है वो हो जाती है, रूल भी फॉलो होता है और पिरामिडिंग से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलने लगता है और रिस्क भी कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑलवेज़ हैव रेडी एंट्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने पोर्टफोलियो बना भी लिया तो भी अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए, और जो भी अल्टरनेटिव है वो ऐसे होने चाहिए कि वो एंट्री के लिए रेडी हो। तो जैसे मान के चलिए कि अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी 10 स्टॉक का और हमने पोर्टफोलियो बना लिया, तो हर वीक एटलीस्ट हर वीक में हम एक बार तो भी ऐसा स्टॉक देखेंगे
कि जिसकी एंट्री रेडी हो, मतलब अभी आज इसी वक्त हम उस स्टॉक में पैसा डाल सके, ऐसा एक रेडी स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। मतलब वो स्टॉक पर्टिकुलर एक प्रॉपर लेवल पे आ गया है। अगर सपोज़ हमारे पास पैसे होते और सपोज़ हमें आज ही डिप्लॉय करने होते तो हम उस स्टॉक में डाल सकते थे। ऐसा अल्टरनेटिव स्टॉक हमेशा रेडी होना चाहिए। मतलब जो एंट्री देने के लिए रेडी है स्टॉक, जिसमें अच्छी एंट्री बन रही है, ऐसा स्टॉक हर एक वीक में आपके पास होनी चाहिए। उससे आपको ये हेल्प होगी कि अगर आपके मेन पोर्टफोलियो में से कोई स्टॉक अगर आपको निकालना है तो आप श्योरली निकाल सकते हैं, बेझिझक निकाल सकते हैं और रेडी एंट्री वाले स्टॉक को उधर डाल सकते हैं। इसके बाद और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है री एंट्री। अब री एंट्री को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक लेवल पे एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस आपने फिक्स कर दिया और उसने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब क्या हुआ, स्टॉप लॉस को उसने हिट कर दिया और आप निकल गए, आपने रूल फॉलो किया, आप निकल गए और उस स्टॉक ने क्या किया, स्टॉप लॉस को जस्ट हिट करके फिर से ऊपर चलने लगा, मतलब प्रॉफिटेबल साइड पे भागने लगा। और आपने देखा कि वो स्टॉक तो आपने जो डायरेक्शन पहले इमेजिन की थी उसी में रन हो रहा है, लेकिन आपको उसने निकाल दिया। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। और आप जस्ट उस स्टॉक को देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इसने तो मेरा पहले बार लॉस कर दिया, अब तो मैं इसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन आप जस्ट उसको देख रहे हो कि वो ऊपर ऊपर जा रहा है, जैसा आपने पहले एनालिसिस किया था वैसे ही ऊपर ऊपर जा रहा है। जस्ट प्रॉब्लम यह है कि उसने आपकी एसएल को हिट करा दिया, लेकिन वो एक अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपने सपोज़ एसएल पे उसको नहीं निकाला होता तो आज आप प्रॉफिटेबल होते। ऐसा अगर आपको दिख रहा है उसने बहुत बढ़िया मूव दे दी, तो आप जस्ट उसको देखते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, इस केस में आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक तो आप एग्जिट होने के बाद उस स्टॉक को देख रहे हैं, जो कि करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक में सच में दम है तो उसमें री एंट्री करनी ही चाहिए। 80 to 90% लोग डरते हैं री एंट्री के लिए, जबकि इसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं। उसने आपका एसएल हिट करा दिया तो आप दूसरे स्टॉक में तो एंट्री ले रहे हैं, राइट। तो पहले वाले स्टॉक को ही आप दूसरा समझ लीजिए उस केस में, अगर री एंट्री बन रही है तो ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। जो भी पर्सन री एंट्री कर पाता है वो एक बहुत ही मैच्योर ट्रेडर होता है, क्योंकि री एंट्री कर पाना, री एंट्री का डिसीजन लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो अगर आप भी वो पर्सन हो जो री एंट्री को अभी तक के डर रहे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए, इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है चेंजिंग मार्केट कंडीशन। तो दोस्तों हमें हमेशा रेडी रहना होगा चेंजिंग मार्केट कंडीशन के लिए, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर जो है वो इस हिसाब से है कि पार्टिसिपेंट कौन है, राइट। क्योंकि मार्केट मतलब क्या है, पार्टिसिपेंट के इमोशन का गेम है, राइट। उनने जो भी डिसीजन लिया है, जितने भी पार्टिशियंस है, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसका इफेक्ट आपको मार्केट में दिख रहा है। और ये पार्टिसिपेंट जो है वो हमेशा सेम नहीं रहेंगे, सेम नंबर भी नहीं रहेगा और सेम नेचर भी नहीं रहेगा, हमेशा ये ऐड होते रहेंगे। सो ऐसा भी हो सकता है कि नए पार्टिसिपेंट की वजह से मार्केट एक तो ज़्यादा वोलेटाइल बने या फिर ज़्यादा स्टेडी बने, तो ऐसा हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है। आप देखेंगे कि जो नए मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, उसमें डिसीजन जो है या फिर मार्केट मूवमेंट जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स या फिर डोमेस्टिक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के वजह से होती है, क्योंकि उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। मतलब जिस पर्सन के पास ज़्यादा पैसा है या फिर जिस इंस्टीट्यूट के पास ज़्यादा पैसा है वो इजीली मूव करा सकता है। लेकिन ऐसे भी कुछ कंट्री है जिसमें जो है रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं उसके हिसाब से मार्केट मूव होता है। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है या फिर बिग मनी होल्डर जो है उनसे ज़्यादा मूवमेंट ये लोग करा सकते हैं, क्योंकि बिग मनी होल्डर के पास जितना पैसा है वो तो फिक्स है। सपोज़ कोई एक पर्सन है, उसके पास बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन वो एक ही पर्सन है, या फिर ऐसे समझ लो 5-10 पर्सन है। अपोजिट साइड ऐसे लोग हैं कि जिनके पास बहुत ही कम पैसा है, लेकिन उनका नंबर मीन्स क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और इन टोटल उन लोगों के पास पैसा अगर देखें टोटल, सो फर्स्ट वाले जो पर्सन है बिग मनी होल्डर उनसे भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये जो सेकंड पर्सन है, मीन्स सेकंड साइड जो है हमारी, वो मार्केट को ज़्यादा मूव करा सकते हैं। सो इसीलिए मार्केट कंडीशन जो है वो हमेशा सेम नहीं रहेगी और आपको अलर्ट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
अगर सोच समझ के काम करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी ऑटोमेटिकली आपके लिए। तो आई होप दोस्तों आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर इन फ्यूचर ऑल्सो आपको कोई भी दिक्कत होती है पोर्टफोलियो में, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है, अभी कौन सी एक्शन लेनी चाहिए पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, तो उस केस में आप हमारा फर्स्ट वीडियो एंड ये वाला वीडियो मीन्स सेकंड नंबर का वीडियो देख सकते हैं। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जब भी हमने फर्स्ट वीडियो डाला था तब हमें मैक्सिमम रिक्वेस्ट आई थी ईमेल पे, क्योंकि हमने मेंशन किया था कि आपको कोई भी दिक्कत होती है सो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सो हमें ऐसे रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग हमें आपका पोर्टफोलियो डिटेल भेज रहे थे और हमें ये बोल रहे थे कि पोर्टफोलियो आपको चेक करवाना है हमसे। मीन्स आपने जो भी स्टॉक ऐड किए हैं वो सही है कि नहीं है, उनको प्रॉपर एसएल लगाया है कि नहीं लगाया है, उसको ट्रेल कैसे करना है, उसमें कितना टारगेट लेना है, उसके अलावा कुछ स्टॉक ऐड करने हैं क्या, या फिर कुछ स्टॉक डिलीट करना चाहिए क्या, ये सभी चीज़ें जो है आपने हमें ईमेल पे पूछी थी। मीन्स इन शॉर्ट पोर्टफोलियो चेक कराने के लिए आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी है बहुत सारी। लेकिन दोस्तों जब भी पोर्टफोलियो चेक कराने के लिए आप किसी भी पर्सन को रिक्वेस्ट भेजते हैं तब कुछ डिटेल्स उसमें मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए वो कौन सी डिटेल्स है हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है पोर्टफोलियो साइज़ एक्सपेक्टेड। मीन्स आपका पोर्टफोलियो का कितना साइज़ रहने वाला है ये आपने अंदाजे से बताना चाहिए। सो अभी ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है देखते हैं। जैसे कि सपोज़ कर लेते हैं कि आप 1000 रुपीज़ पर मंथ अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो साल के हो गए 12 महीने, तो 12 को हम 12 नहीं पकड़ेंगे, 10 महीने ही पकड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है 1 आध 2 महीना ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप उतना भी पैसा बचा ना पाए जितना आपको पोर्टफोलियो में डालना है। इसलिए पूरे ईयर का हो गया 10,000 रुपीज़। और मान ले कि आपको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो 10,000 इंटू 20 हो गए, तो आंसर आ गया है 2 लाख रुपीज़। तो हमेशा आपका पोर्टफोलियो साइज़ बढ़ा ही रहेगा आपकी इमेजिनेशन से, क्योंकि अभी देखिए आप 1000 पर मंथ ही पकड़ा है तो भी 2 लाख हो गया, राइट, क्योंकि 20 साल की इन्वेस्टमेंट थी और वो 200 गुना हो गया। आप अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली आप बता सकते हैं कि आपकी पोर्टफोलियो साइज़ जो एक्सपेक्टेड साइज़ है वो है 2 लाख से लेके 3 लाख तक के। तो हमने तो एग्जांपल लिया 1000 रुपीज़ का, ये अमाउंट आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं उतना अच्छा रहता है आपके लिए। बाय रूल वैसे तो आता है सबसे पहले कि कमाई मीन्स अर्निंग, मीन्स आप जितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल ही नहीं है ज़्यादा अर्न करना। बट जब जहाँ भी ज़्यादा अर्न करना पॉसिबल हो जाता है वहाँ पे आपने ज़्यादा सेव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगेन सेविंग भी डिफ़िकल्ट हो जाती है बहुत से लोगों के लिए। अगर आपके लिए सेविंग भी डिफ़िकल्ट है तो भी आपने ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करनी चाहिए। और सेविंग के बाद आती है इन्वेस्टिंग, तो अगर इन्वेस्टिंग भी आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो भी आपने कोशिश करना चाहिए। सो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सक रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये तो हो गई इन्वेस्टिंग इन द टर्म ऑफ मनी, बट इन द टर्म ऑफ नॉलेज भी आप देखें तो भी आपने नॉलेज के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। तो चलिए पहला पॉइंट तो कवर हो गया, पोर्टफोलियो साइज़। अभी उसके बाद ये चीज़ है अमाउंट यू ऐड और इंटरवल्स। तो अमाउंट यू ऐड मतलब आप कितना अमाउंट ऐड कर सकते हैं और कितने इंटरवल में। जैसे कि जिन लोगों का जॉब है वो सपोज़ 1000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर रहे हैं तो उनके लिए इजी है 1000 पर मंथ देना, क्योंकि हर महीने सैलरी आती है। लेकिन बहुत से लोग इन्वेस्टिंग करते हैं ऑन द बेस ऑफ बिजनेस। तो ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं वो हर महीने 1,000 रुपये ना दे पाए, लेकिन 6 महीने के इंटरवल में वो एकदम से 6,000 रुपये दे पाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप जो छोटी मोटी अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो कितने ऐड कर सकते हैं और कितने इंटरवल बाद ऐड कर सकते हैं वो भी आपने क्लियरली मेंशन करना चाहिए जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं पोर्टफोलियो चेकिंग की। उसके बाद विड्रॉल प्लान्ड। तो बहुत से लोग ये भी प्लान करते हैं कि आज वो पोर्टफोलियो बनाएंगे और कुछ दिनों बाद या सालों बाद पोर्टफोलियो में से कोई पर्टिकुलर अमाउंट निकाल लेंगे। हो सकता है वो रीज़न शादी हो या फिर और कोई चीज़ हो, उस चीज़ के लिए निकालना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो कंटिन्यू भी करना चाहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई प्लानिंग हो चुकी होगी आपकी विड्रॉल की कुछ सालों बाद, और वो कितने टाइम बाद आपने प्लान किया है वो भी आप बता सकते हैं। अगर विड्रॉल प्लान्ड है तो ही, अगर नहीं प्लान्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो पोर्टफोलियो में विड्रॉल प्लान करते ही नहीं है, और वो करना कंपलसरी होता भी नहीं है और ना ही उसकी ज़रूरत होती है। आपने हमेशा उतना ही पैसा डालना चाहिए पोर्टफोलियो के लिए जितने की आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये सब चीज़ों की एक्सेल शीट बनानी चाहिए। इसका एग्जांपल भी मैंने आपके लिए दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे एक्सेल शीट बनाई जा सकती है।
उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने जो स्टॉक परचेस कर लिए है उसकी एंट्री लेवल कौन सी है, कौन सा स्टॉप लॉस आपने रखा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है कि नहीं रखा है, वो डिटेल भी आपने बतानी चाहिए। अगर उसमें कोई गलती है तो वो हम आपको सुधार के भी बता सकते हैं कि आपने जो एसएल रखा है वो रॉन्ग है। और उसके बाद ट्रेलिंग कैसे करनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लेवल अगर आपको चाहिए तो वो कैसे होनी चाहिए, ये भी हम बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम पीरियड फॉर स्टॉक्स। तो हर एक स्टॉक जो आपने परचेस किया है उसकी टाइम फ्रेम आपने क्या रखी है ये भी बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि कोई स्टॉक आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी आप बता सकते हैं। या फिर आपने कोई टाइम पीरियड असाइन नहीं किया तो भी वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टॉक। तो आपने कोई भी स्टॉक बाय किया है उसका कोई ना कोई रीज़न होगा और आपको उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो आपको वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक से तो आपने क्लियरली लिखना चाहिए कि आप उस स्टॉक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो सकती है, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी दिखती है तो भी हम एनालाइज करके आपको बता सकते हैं। मीन्स इन शॉर्ट आपने नेम, एंट्री, क्वांटिटी, टारगेट और वो स्टॉक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। मतलब अगर हम बोले कि सपोज ये स्टॉक अच्छा नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है और ऊपर जो बताई गई चीज़ें वो सभी क्लियरली मेंशन कर देनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल कि किस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो आ गए हम इस स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये सबसे पहले लिखा है नेम ऑफ़ द होल्डर, मतलब जो पर्सन होल्ड कर रहा है अकाउंट को उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद व्यू लिखना चाहिए। अब ये व्यू है ओवरऑल पोर्टफोलियो का, कि आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाया हुआ पोर्टफोलियो चाहिए या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या फिर मिक्स्ड है, मतलब कुछ स्टॉक आप शॉर्ट टर्म में निकालना चाहते हैं और कुछ स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट है क्योंकि आपने पोर्टफोलियो बनाया है, राइट। तीसरी लाइन में लिखा है अमाउंट यू ऐड विद इंटरवल्स। तो आप कितनी कितनी अमाउंट ऐड करते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिक्स अमाउंट ना ऐड करे, मीन्स कभी 1000 ऐड कर सकते हैं, कभी 2000 ऐड करते हैं। तो वो भी यहाँ पे क्लियरली लिखना होता है कि आप कैसे ऐड करते हैं और कितने इंटरवल में ऐड करते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि हर वीक ऐड करेंगे, कुछ लोग हो सकता है हर महीने ऐड करेंगे, कुछ हो सकता है हर 6 महीने में करेंगे, 3 महीने में, 1 साल, 2 साल, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ लोग 5 साल बाद डाले जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया, तो ऐसे भी हो सकता है। बट जो भी है तो आपको क्लियरली यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद लिखा है प्लानिंग विड्रॉल इन फ्यूचर। विड्रॉल प्लान कर रहे हैं क्या पोर्टफोलियो में से, वो लिखना होता है। अगर आपका आंसर येस है तो कब की प्लान कर रहे हैं, कौन से साल या फिर मंथ में करना चाहते, वो आपको डिटेल में लिखना होता है। इसके बाद टेबल बनाना होता है जिसमें आप लिखते हैं स्क्रिप्ट नेम लिखते हैं। जहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा है वहाँ पे आप स्क्रिप्ट नेम लिखेंगे, पहली स्क्रिप्ट का, दूसरे का, तीसरे का, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद एंट्री आपने कितने रुपीस पे ली है, कितने क्वांटिटी ली है। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रखा है आपके हिसाब से। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लान अगर किया होगा तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड लिख सकते हैं, मतलब आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसको लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए ये यहाँ पे लिख सकते हैं। व्यू रख सकते हैं आपका इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कि आपका क्या व्यू है, मीन्स आप उस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होके देख रहे हैं उस स्टॉक को, या फिर आपने जस्ट एक चांस लिया है, अंदाज़ा लगाया है और ऐसे ही बाय कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन, आपको स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या मिलना चाहिए आपको इन रिटर्न। तो वो भी हम चेक करके बता सकते हैं कि उसमें उतना पर्टिकुलर पोटेंशियल है कि नहीं है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होगी या नहीं। उसके बाद लास्टली आप लिख सकते हैं रीज़न। तो आपने क्यों लिया है स्टॉक, इसका रीज़न आप लिख सकते हैं। रीज़न में बहुत सी चीज़ें आ सकती है, हो सकता है कोई पर्सन ट्रेंड लाइन देख के इन्वेस्ट करे, कोई फंडामेंटल एनालिसिस करे, कोई टेक्निकल एनालिसिस करे, कोई एस्ट्रोलॉजी करे, न्यूमरोलॉजी करे, कुछ भी हो सकता है। सो आप रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पे। इससे डिटेल पता चलेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे देख रहे हैं, पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे देख रहे हैं, और उसमें अगर कोई गलती है सो वो हम सुधार के आपको बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको स्टॉक रखना है या नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जो भी डिटेल आप भेजते हैं वो इमेज फॉर्मेट में ही भेजना ईजी रहता है, या फिर एक्सेल फॉर्मेट में भेजा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सभी डिटेल इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो चेकिंग। पोर्टफोलियो चेक करना सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमसे गलती होते रहती है और हम खुद नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन नेक्स्ट पर्सन जो है जिसको प्रॉपर नॉलेज है वो एग्जैक्टली उस गलती को पकड़ सकता है और आपका बड़ा पैसा जो है उसका लॉस होने से आपको बचा सकता है।
पोर्टफोलियो छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसको रिव्यू करते रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भले ही आप खुद सीख के करें या फिर किसी और से करवाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।